पेट से संबंधित जितने भी बीमारियां आपने सुनी हैं, जितने भी बीमारियां आपको हुई हैं और जितने की बीमारियां होने की आपको डर है, वो सारी बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं और बड़े फास्ट ठीक कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपको मेरे ऊपर भरोसा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डीआईपी डाइट लेके देखा है। जो डीआईपी डाइट है, जिसमें 12 बजे तक सिर्फ फल खाना होता है और लंच और डिनर से पहले बॉडी वेट के अनुसार रॉ वेजिटेबल्स खाने होते हैं। सिर्फ दो ही चीज छोड़ने में बोलता हूँ, एक एनिमल फूड जिसमें डेयरी प्रोडक्ट भी छोड़ना होता है, आफ्टर ऑल दैट इज एन एनिमल फूड, और दूसरी चीज जो मैं छोड़ने बोलता हूँ वो पैक्ड एंड रिफाइंड फूड। बस इतना ही होता है। और ये जो डीआईपी डाइट है, इसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने भी इसको ट्रायल किया, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रायल किया, और उस ट्रायल का नतीजा 2 साल बाद आया और नतीजे से क्लियर हुआ, उन्होंने क्लियर किया कि भाई ये डीआईपी डाइट वाकई में इफेक्टिवली काम करता है, यहाँ तक कि हड्डियों पे भी काम करता है, हड्डियों की बीमारी में काम करता है। तो पेट की वैसी कोई बीमारी है, चाहे वो इंफेक्शियस डिजीज की वजह से हो, जर्म्स की वजह से हो, फंगी की वजह से हो, बैक्टीरिया की वजह से हो, वायरल वजह से हो, या लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से हो, या किसी ड्रग के रिएक्शन की वजह से हो, तो वो सारी चीजों को ठीक करने के लिए है थ्री स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल। थ्री स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल। तो इसमें देखिए, थ्री स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल में इसे मैं कहता हूँ टेबल टू टॉयलेट। टेबल टू टॉयलेट पहले भी मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की, नतीजा ये कि मेरा यूट्यूब चैनल ही उड़ा दिया गया और मेरा फेसबुक तो अभी भी ब्लॉक्ड है। तो खैर, अब लाइव में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके अंदर कितनी बीमारियां हैं, वो डिपेंड करता है कितनी बीमारियां होंगी या रहेंगी, कि आपका टेबल से लेके स्टमक के बीच में, या टेबल से लेके टॉयलेट के बीच में डिस्टेंस कितना है, जितना टाइम लगेगा आपके खाना खाने के बाद और टॉयलेट जाने के बीच में, राइट, जितना टाइम लगेगा, उतनी सारी बीमारियां हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं, नाम आप पढ़ ही पा रहे हैं, ये तो सारे फेमिलियर नेम है। कैंसर है, पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कोलाइटिस है, माइग्रेन है। माइग्रेन भी जो है ना, वो पेट की बीमारी से जुड़ा हुआ है। मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे, राइट। सो ये डर्माटाइटिस है, स्किन की बीमारी जो है वो भी पेट से ही जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज की कैसे, ना केवल मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे करना है इनको। मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके बाद आप स्टमक, पेट का डॉक्टर बन जाएंगे, पेट के एडवांस बीमारी को ठीक कर पाएंगे, 10 साल पुरानी बीमारी को, 20 साल पुरानी बीमारी को, अल्सर को, इनमें जो जो चीजें मैंने लिखी हैं ये सारी ठीक कर पाएंगे आज से, अभी से लेके 40 मिनट के बाद तक। उसके लिए बस मैं ये स्लाइड आप देखते जाइए, बड़ा ही सिंपल तरीका है। भगवान ने एक ऑर्गन पेट ऐसा बनाया है जो सारे ऑर्गन से सबसे तेजी से ठीक होता है। एक सिंपल बात याद रखिए, मैं किस तरह से ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि आप कितने दिन में ठीक होंगे, वो पेशेंट जो पर्सनली मुझसे जो एडवाइस देते हैं, याद रखिए, जो बॉडी का ऑर्गन पेट के जितना दूर है, वो वाला ऑर्गन उतना ज्यादा समय लगाता है ठीक होने में। फॉर एग्जाम्पल स्किन, जो कि बहुत ही दूर है पेट से, तो उसको लगते हैं कई महीने, 9 महीने, 12 महीने, राइट। फॉर एग्जाम्पल पेनक्रियास, जो कि बिल्कुल पेट के पास ही है, बहुत दूर नहीं है, तो उसको लगता है ठीक होने में 3 दिन, 5, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, बस इतना ही। हार्ट, जो कि पेट के बहुत दूर नहीं है, उसको भी ज्यादा दिन नहीं, 1 महीना ऐसा लगता है। तो जितना दूर वो ऑर्गन है, उसको, ब्रेन काफी दूर है, तो ब्रेन से जुड़े हुए बीमारियों को ठीक करने के लिए थोड़ा 1 साल के करीब लग जाएगा। जैसे अल्जाइमर है, डिप्रेशन है, इसमें टाइम लग जाता है। तो कौन सा ऑर्गन कितना टाइम में ठीक होता है, वो डिपेंड करता है कि वो सारे बॉडी के ऑर्गन आपके स्टमक से, स्टमक सेंट्रल कैरेक्टर है, आपके पूरे बॉडी का जो सेंट्रल की है वो आपका पेट है। इसीलिए पेट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, पेट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। बहुत सारे बॉडी के केमिकल एक्टिविटीज होती हैं जिसमें ब्रेन कमांड नहीं देता है, कमांड देता है स्टमक। स्टमक के अंदर एक और ब्रेन है जिसे कहते हैं सेकंड ब्रेन। क्या आप देखना चाहेंगे वो सेकंड ब्रेन दिखता कैसे है? चलिए अगले स्लाइड पे ये सेकंड ब्रेन दिखता कैसे है देखिए। आपके इंटेस्टाइन में, आपके पूरे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है, वो सारे बैक्टीरिया लेके अगर मैं तौलूं तो लगभग 1.4 केजी ऑन एवरेज होगा, राइट, 1.4 केजी। ये जो 1.4 केजी बैक्टीरिया है, यही है आपका सेकंड ब्रेन। यही है जितने सारे केमिकल रिएक्शंस आप सोच सकते हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो इंसुलिन बनाना हो, चाहे वो इम्यूनिटी को कंट्रोल करना हो, चाहे ब्रेन को हार्मोन सप्लाई करना हो और जनरेट करना हो, या डाइजेशन प्रोसेस को घटाना बढ़ाना हो, वो सारा काम जो है वो ये 1.5 केजी या 1 केजी 400 ग्राम बैक्टीरिया जो है वो करता है। तो दिस इज योर सेकंड ब्रेन। अगर ये भटक गया
अगर ये गड़बड़ हो गया, ये शैतानी ब्रेन बन गया, तो सारी दिक्कत आती है। तो आपको लगता है कि आपको डायबिटीज हो गया, लेकिन दिक्कत यहाँ से है। आपको लगता है आपको हार्ट डिजीज हो गया, दिक्कत यहाँ से है। आपको लगता है इम्यूनिटी कमजोर हो गई, दिक्कत इसको ठीक करना है। और ये जो है, इसको ठीक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पहले तो हम इसको ठीक करते हैं, जब इसको ठीक करने में टोटल टाइम लगता है 3 दिन, 3 दिन या 4 दिन। लेकिन ये ठीक होने के बाद फिर ये बैक्टीरिया मिलकर बॉडी को ठीक करती है, उसमें लगता है टाइम। अगर वो बॉडी में स्किन में जाके गड़बड़ हुई है तो उसको ठीक करने में फिर, जैसे मैंने बताया, 9 महीना इतना लगेगा। तो दैट इज हाउ। तो कुल मिलाकर हमें इस चीज को ठीक करना है। अच्छा, इस चीज को कैसे ठीक करना है, अब इस पे आते हैं। इसके लिए आपको एक बॉडी का प्रिंसिपल, एक स्टमक का प्रिंसिपल समझ लेना है। बस वो प्रिंसिपल समझ लिया तो मेरा काम 50% तो अभी हो गया। तो चलते हैं उस प्रिंसिपल को समझने के लिए। एक बात समझ लीजिए कि आपका जो बॉडी है, खासतौर पे आपका जो स्टमक है, वो एक फनल नहीं है। फनल क्या होता है, जो पेट्रोल डीजल का फनल होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि जितना आप ऊपर से डालेंगे उतना ही निकलेगा। ऊपर से जितना डाला उतना ही निकला। अगर 1 लीटर डालेंगे तो 1 लीटर ही निकलेगा। लेकिन आपका जो स्टमक है वो ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी एक फनल नहीं है। इसमें मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ डायबिटीज पेशेंट का। मान लो डायबिटीज पेशेंट है, वो आम खाता है, मीठे आम, खूब सारे मीठे आम खाता है। तो उसका, जब वो आम पहले पेट में जाएगा, इधर जाएगा, तो उतना उतना ही शुगर बॉडी में नहीं जाएगा, सारे शुगर बॉडी में नहीं जाएगा। स्टमक में, जैसे मैंने बताया, वो गुड बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया जो मैं डीआईपी डाइट देता हूँ, उस डाइट में क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया पहले 3 दिन में बन जाता है। गुड बैक्टीरिया जो बनने के बाद, वो एक 1.4 केजी बैक्टीरिया, वो ठीक होने के बाद अब वो क्या करता है, जब आप कोई आम खाएगा तो उसमें जो शुगर है, उस शुगर को वो स्टमक डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ को लिवर में भेज देता है, कुछ को स्टमक में रोक लेता है, कुछ को कोलोन से डाल देता है, और कुछ को धीरे 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 उसको बॉडी के अंदर ब्लड ब्लड में उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लूकोज के को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है, वो भी वेरी वेरी स्लोली। इसीलिए मैं जब बोलता हूँ कि खाली पेट जब आप आम खाएंगे, चीकू खाएंगे, अंगूर खाएंगे, केला खाएंगे, भरपेट खाएंगे, 1 किलो खाएंगे, 2 किलो खाएंगे, और आप डायबिटीज पेशेंट भी हैं, तब भी आपका ब्लड शुगर जैसे एक्सपेक्टेडली खूब ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि बल्कि ब्लड शुगर बहुत कंट्रोल में रहेगा। तो वो कब होता है, वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तक होने लगता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया का कमाल होता है। तो मैं ये, फॉर एग्जांपल, जो किडनी के पेशेंट हमारे पास आते हैं, ढेर सारे आते हैं, और आके एक लिस्ट पकड़ाते हैं कि भाई डॉक्टर ने बोला फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और खासतौर पे नारियल पानी मत पीना, और पालक का जूस और पालक भी मत खाना, क्योंकि ये किडनी को खराब कर देगी। जबकि असलियत क्या है, यही तो वो दवाई है जिससे किडनी ठीक होती है। शायद डॉक्टर को पता है कि इनसे किडनी के पेशेंट तो ठीक हो जाएंगे, तो मेरे पास कौन आएगा, तो हम भरपूर खिलाते हैं। वो बोलता है हमारा पेशेंट की पोटेशियम बढ़ जाएगा। किडनी के किसी भी पेशेंट को बोलेंगे तो वो भूत की तरह पोटेशियम से डरता है। मैं किडनी के हर पेशेंट के पोटेशियम लेवल को लगातार चेक करता हूँ। और मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे जीवन में, जबकि 12 साल से प्रैक्टिस में हूँ, किसी का पोटेशियम बढ़ गया हो नारियल पानी पी के, या पालक का जूस पी के, या पालक खा के, या वेजिटेबल खा के, या फ्रूट्स जिसमें ढेर सारा पोटेशियम होता है उसको खा के बढ़ गया हो, ऐसा अभी तक मैंने नहीं देखा। कारण ये, मैंने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब आप फ्रूट्स खाएंगे या नारियल पानी पिएंगे तो पहले तो वो इधर जाएगा, स्टमक में जाएगा, लेकिन जितना इनपुट हुआ उतना ही ब्लड में नहीं घुलेगा। वो जो गुड बैक्टीरिया है, वो क्या करती हैं, उनमें से कुछ निकाल के जितना बॉडी को जरूरत है उतना धीरे धीरे फिल्टर करके डालती रहती है, राइट। और बाकी कोलोन से बाहर चला जाएगा, या बाकी स्टमक में वेट करेगा। तो ये खास एक बात है बॉडी का, जिसकी वजह से हम कितना भी पोटेशियम खा लें इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल, इन द फॉर्म ऑफ कोकोनट वाटर, किडनी के पेशेंट का पोटेशियम लेवल बढ़ेगा ही नहीं, और कभी नहीं बढ़ेगा। बल्कि जब आप इस तरह के फल और सब्जी खाते हैं कच्चे फॉर्म में, तो तो किडनी के ऊपर बर्डन कम होता है, किडनी को क्योर करने का समय मिलता है। और ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, तो 6 से 9 महीने में उनकी डायलिसिस रिवर्स हो जाती है, यानी कि डायलिसिस की आवश्यकता कम हो जाती है और बंद हो जाती है फाइनली। सिमिलरली इंसुलिन के केस में भी ऐसा होता है, इंसुलिन की जरूरत बंद हो जाती है। तो पहला सीख मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि इट इज नॉट इनपुट इक्वल टू आउटपुट। जितना खाया सब कुछ ब्लड में घुलेगा, ऐसा नहीं है। तो अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके दिमाग में आएगा, ऐसा नहीं है तो जो ब्लड शुगर के पेशेंट हैं उनका शुगर क्यों बढ़ जाता है, उनका शुगर क्यों नहीं, और ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, किडनी में क्रिएटिनिन क्यों बढ़ जाता है, उन्हें डायलिसिस में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है। इस तरह के आपके सवाल हैं। इस सवाल का जवाब मेरा अगला स्लाइड होगा। ये जो स्लाइड मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। इस स्लाइड में सारी क्लैरिटी आ जाएगी। आपके जो आंखों जितने भी आपके बल्ब है दिमाग के, वो सारे खुल जाएंगे।
तो अगले स्लाइड पे आप प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि वही है चाबी हमारे हेल्थ के दरवाजे की। तो आते हैं अगले स्लाइड पे। आपको यहाँ पे देखना है, एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, जितनी सारी चीजें मैंने आपको अभी तक बताई हैं कि आपका स्टमक का बिहेवियर कैसा होता है, कि स्टमक फनल नहीं होता है और गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये सारा तब होता है, ये सारा तब होता है जब आप फूड खाते हैं। फूड, खाना, जब आप खाना खाते हैं, खाना। अब खाने का डेफिनेशन क्या है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, 5 मिनट बाद। जब आप खाना खाते हैं, जब आप फूड खाते हैं, तो फूड वो होता है, फूड की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड? वो चीज जो डाइजेस्ट हो, हजम हो, उसे कहते हैं फूड। जो 100% हजम हो। तो ये मेरा जो अगला 2 मिनट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है इस पूरे 1 घंटे का, 40 मिनट्स का। तो प्लीज इसको ध्यान समझिएगा। फूड का डेफिनेशन ये है, फूड उसे कहते हैं जो डाइजेस्ट होता है, जो हजम होता है 100%। ड्रग उसे कहते हैं जो 100% एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब। फूड 100% डाइजेस्टेड एंड 0% एब्जॉर्प्शन, राइट? एंड ड्रग 100% एब्जॉर्प्शन एंड 0% डाइजेस्टेड, राइट? एब्जॉर्ब होना और डाइजेस्ट होने में फर्क क्या है, बस इतना समझना है। डाइजेस्ट होना मतलब हजम होना। हजम होने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेब खाया, सेब खाया तो हमारा जो अंदर की बैक्टीरिया है वो क्या करती है, सेब को तोड़ती है, उसकी प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेसिंग करके डिसाइड करती है कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा विटामिन, कौन सा प्रोटीन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट कब कितने क्वांटिटी में कहाँ कहाँ जाना है। ये जो पेट में 1.4 kg का बैक्टीरिया है ना, वो डिसाइड करता है कि बॉडी में किस तरह से जाएंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करती है, इसे कहते हैं डाइजेशन। एप्पल को तोड़ के उसके एक एक न्यूट्रिएंट को अलग करके तब प्रोसेसिंग होता है, और उतने में फिर बैक्टीरिया जो कि 1.5 kg का है, वो डिसाइड करता है ये सारे न्यूट्रिएंट बॉडी को कौन कौन से अंग में जरूरत है और किस तरह से जाना है, राइट? ये गुंटूर ग्लोबल याद रखिए, नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस के अनुसार तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसे कहते हैं डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है कि आप जैसे दवाई लेते हैं, या फिर रिफाइंड शुगर लेते हैं, या रिफाइंड ऑयल लेते हैं, या फिर रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे ब्रेड वगैरह, बिस्किट वगैरह लेते हैं, या फिर आप लेते हैं फॉर एग्जांपल जैसे आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो ये सारी चीज जब जाती है मुंह से पेट के अंदर, तो ये एब्जॉर्ब होती है, ये डाइजेस्ट नहीं होती है, हजम नहीं होती, ये सीधा एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रोकन पार्ट में जाती है, वो पूरी तरह ब्रेकअप होकर जाती है, उसका प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें बैक्टीरिया का कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे ही आप वो लेंगे, वो सीधा ब्लड में घुसेगा, और उसमें वो बैक्टीरिया जो है ना, 1.5 kg बैक्टीरिया, उसकी बात नहीं मानेगा, उसकी बात नहीं मानेगा, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल तभी प्ले कर सकता है जब आप वो चीज मुंह के अंदर डालें जो डाइजेस्टेबल हो। द थिंग विच इज डाइजेस्टेबल, वही चीज में बैक्टीरिया इन्फ्लुएंस कर सकता है। द थिंग विच इज एब्जॉर्ब्ड, जो चीजें एब्जॉर्ब होती है उनमें बैक्टीरिया का इंटरफेरेंस नहीं चलता है, वो तो फनल की तरह होती है, फिक्स्ड, इनपुट इक्वल टू आउटपुट, राइट? वो एक रोबोट की तरह होती है, वो ये नहीं देखते कि आपके ब्लड में शुगर ज्यादा है तो मैं स्टमक में रुक जाऊं, लिवर में छुप जाऊं, या मैं कोलोन से बाहर निकल जाऊं, ऐसा नहीं सोचती है रिफाइंड शुगर होगा तो। लेकिन आम के अंदर जो शुगर है वो भी काफी मीठा है, लेकिन आम के अंदर शुगर जो है, वो शुगर को बैक्टीरिया, वो जो 1.4 kg बैक्टीरिया ना, वो रोक लेगा, वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो उसको सही डायरेक्शन देगा, वो उसकी सही स्पीड देगा। तो ये फर्क है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बीच में जो फर्क है, ये फर्क को आपको समझना होगा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो दवाइयां होती हैं, ड्रग्स होती हैं, वो 100% एब्जॉर्ब होती हैं, या जो सप्लीमेंट होती हैं वो 100%, जैसे बॉर्नविटा है, हॉर्लिक्स है, बच्चों के जो न्यूट्रिशनल पाउडर हैं, तो ये सारे ड्रग्स के कैटेगरी में आएगा। ये एक्चुअली आप ड्रग दे रहे हैं, ड्रग, राइट? ड्रग को पॉइजन भी बोलते हैं, और वो क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है। और जो आप कच्चा खाते हैं, सेब खाते हैं, संतरा खाते हैं, मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, टमाटर खाते हैं, नारियल पानी पीते हैं, तो वो 100% डाइजेस्ट होती है। इसके बीच में होता है रिफाइंड फूड, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, जो ना तो पूरी तरह दवा की तरह काम करती है, ना पूरी तरह वो खाने की तरह काम करती है, वो पार्शली एब्जॉर्ब होती है, पार्शली डाइजेस्ट होती है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि
ये है डाइजेशन। लेकिन आपका खाना डाइजेशन से जब इस तरफ शिफ्ट होने लगता है एब्जॉर्प्शन की तरह, आप दिन भर में ज्यादा सप्लीमेंट खाते हैं, ज्यादा रिफाइंड फूड खाते हैं, ज्यादा दवाइयां खाते हैं, तो ऐसे में आपके बॉडी में जो 1.4 केजी बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का जो रेशियो है वो रेशियो बदल जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। उस फैक्ट्री में मान लो देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड अकाउंट डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, वर्कर डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट कितने कितने लोग चाहिए वो एक फिक्स्ड नंबर है कि वर्कर में 100 चाहिए, अकाउंट में 50 लोग चाहिए, एडमिन में 30 लोग चाहिए, राइट। लेकिन मान लो एडमिन में 200 लोग हो गए और वर्कर में एक भी आदमी नहीं है, तो या 2-4 आदमी है, तो फैक्ट्री फंक्शन नहीं करेगी। फैक्ट्री को हर तरह के स्किल्ड लेबर एक फिक्स्ड रेशियो में चाहिए उस फैक्ट्री को चलाने के लिए। सिमिलरली मैंने इससे बताया कि आपके पेट में एक 1.4 केजी जो बैक्टीरिया है वो हर तरह के स्किल्ड लेबर हैं और उनकी एक पॉपुलेशन है, तभी वो आपके बॉडी के ताना बाना को ठीक से चला सकती है। लेकिन उनकी पॉपुलेशन बिगाड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिगाड़ने के लिए आपको उस तरह की चीजें मुंह के अंदर डालनी पड़ेंगी जो चीजें अक्सर एब्जॉर्ब होती हो या पार्शली एब्जॉर्ब होती हो, राइट। उसकी क्वांटिटी जब बढ़ जाएगी 15-20% से ज्यादा, पूरे दिन में अगर 100 यूनिट आप खाना खाते हैं, उनमें से अगर 20 यूनिट या उससे ज्यादा या 30 यूनिट खाना ऐसा कुछ होगा जो अक्सर एब्जॉर्ब होती हैं, वो दवा के फॉर्म में है, सप्लीमेंट के फॉर्म में है, रिफाइंड फूड के फॉर्म में है, तो क्या होगा, वो जो रेशियो है ना, वो रेशियो बैक्टीरिया का वो बदल जाएगा। बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को ऊपर नीचे कर देते हैं, और जब वो ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है, वो सिर्फ एक ही एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, पूरी बात समझ आ जाएगी। ये बड़ा फेमस नाम है एच पिलोरी। एच पिलोरी एक बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपके पेट में आ जाए तो कैंसर होता है, अल्सर होता है, ये तो आपको पता ही है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एंटीबायोटिक देते हैं, एक ऐसा एंटीबायोटिक जो एच पिलोरी बैक्टीरिया को खत्म कर दे। और जैसे ही एच पिलोरी बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, अल्सर ठीक हो जाता है, और जिससे आपको पता चल जाता है कि वो बैक्टीरिया चला गया। आपको लगता है वाह क्या दवा दिया, दवा देते ही वो बैक्टीरिया चला गया और ये प्रॉब्लम चली गई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि एच पिलोरी अगर आपके पेट से चला जाए पूरी तरह से, तो पेट में अगर नहीं रहे एच पिलोरी, कम मात्रा में रहे, जो कि एंटीबायोटिक लेने से होता है, तो ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। ओबेसिटी, कॉर्न डिजीज, जीओआरडी, गैस्ट्रिक ओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, या अस्थमा, या एलर्जी, या सेलिएक डिजीज। तो जो लोग एंटीबायोटिक ज्यादा लेते हैं या एंटीबायोटिक कभी कभी लेते हैं, उनके ये जो एच पिलोरी है उसकी क्वांटिटी कम होती है, कम होने से ये सारी बीमारी होती है। उनमें से जो जीओआरडी या जीईआरडी भी बोलते हैं इसको, इसका जो दर्द उठता है ना, वो दर्द कई बार छाती में उठता है, तो ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक आ गया, जबकि वो हार्ट का दर्द नहीं है, लेकिन हार्ट में वो रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे में वो डॉक्टर के पास भागता है। और 99% मैं आपको बताता हूँ, अगर 100 लोगों को चेस्ट में पेन है, 100 लोगों को चेस्ट में पेन है, मेरे एक्सपीरियंस से कहता है उनमें 99% लोगों को वो चेस्ट का पेन नहीं है, हार्ट का पेन नहीं है, वो जीईआरडी है। और जीईआरडी मतलब वो स्टमक से रिलेटेड है, उसमें आपको हार्ट अटैक नहीं आने वाला है। लेकिन आप इतने डरे हुए होते हैं, आप किसी भी तरह से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वो सोचते हैं एक और बेवकूफ आ गया, चलो भाई इसको तो अब लूटने पे आ जाओ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगली बार अगर वो हार्ट में पेन हो तो देयर इज ए चांस, 99% चांस है कि वो हार्ट में पेन नहीं, वो जीओआरडी है, या जिसे जीईआरडी भी बोलते हैं। तो और वो इसलिए है क्योंकि आपके पेट में एच पिलोरी बैक्टीरिया कम हो गया है। एच पिलोरी बैक्टीरिया कम कब होता है, वो तभी होता है जब एंटीबायोटिक ज्यादा लेंगे, एंटीसेप्टिक ज्यादा लेंगे। अब देखिए एंटी 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 हाइपरटेंसिव दवाएं लेते हैं, या एंटी हाइपरग्लाइसेमिक मेडिसिन लेते हैं, यानी कि डायबिटीज की दवा, हार्ट की दवा, ये जो सारी दवाइयां हैं ये मिलके इसके पॉपुलेशन को कम कर देती हैं, जिससे ये सारी बीमारियां होती हैं, राइट। और इसकी पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए तो ये बीमारियां होंगी। तो ये पॉपुलेशन जो है ना, ये फिक्स रहना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए एक बैक्टीरिया का। इसी तरह से हजारों और बैक्टीरिया है। जिस तरह से मैंने एक उदाहरण दिया सिर्फ इस एक उसके छोटे से कार्ड का, लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्ड है, हर एक की सेम स्टोरी है। तो उसी तरह से मैंने एक उदाहरण देके समझाया। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप पेट की बीमारी, किसी बीमारी से बचना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो याद रखिए ये सारी जो चीजें हैं, एंटीसेप्टिक लगाते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं। वो जो सैनिटाइजर हाथ में लगाते हैं, तो हाथ में भी बैक्टीरिया है आपके, यहाँ भी बैक्टीरिया आपके, यहाँ पे म्यूकोसल बैक्टीरिया मुंह के अंदर, ये सारे आपके सोल्जर्स हैं।
जो आपको ताकत देते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इम्यूनिटी से वो इंटरेक्ट करते हैं हर तरह के वायरस को इन्वेड करने से बचाने के लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र के तहत आप सैनिटाइजर बार बार लगा रहे हैं और बोल रहे हैं फेस क्रीम वो सनस्क्रीन के नाम पे आप मुंह पे लगा रहे हैं, या फिर आप माउथ वॉश के नाम पे लिस्ट्रीन का काइंड ऑफ थिंग लगा रहे हैं, तो एक्चुअली आप गुड बैक्टीरिया के दुश्मन बन चुके हैं। ऐसे में क्या होता है, जो बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है वो बिगड़ जाता है। बिगड़ जाने पे फिर वही होता है जो स्टमक में होता है कि स्टमक की सारी प्रॉब्लम होने लगती है। स्टमक में ऐसा पेन होता है कई बार कि लगता है कि वो अभी मर जाएंगे। कई बार वो स्टमक का पेन हार्ट में रिफ्लेक्ट होता, लगता है अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, यानी कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह की चीजें फिर कॉन्सिक्वेंस होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे प्रिवेंट करें, पहले मैं बताऊंगा अगले 1 मिनट में प्रिवेंट कैसे करें, फिर मैं बताऊंगा ऐसा हो ही गया, स्टमक की दिक्कत आएगी तो ठीक कैसे करें। प्रिवेंट कैसे करें, बड़ा सिंपल तरीका है कि आपको इन दवाइयों से पीछे छुड़ाना है। एंटीबायोटिक हो, सैनिटाइजर्स हो, या माउथ एंटीसेप्टिक माउथ वॉश हो, एंटीसेप्टिक क्रीम्स हो, या हाइपरटेंसिव दवाइयां हो, या हाइपरग्लाइसेमिक दवाइयां हो, या एस्पिरिन हो, पैरासीटामोल हो, ये सारी चीजों को अगर आप बचेंगे तो, क्योंकि ये वेपन है, ये गोलियां हैं, वो बैक्टीरिया को मारने की गोलियां हैं सारी। और इन गोलियों से एक्चुअली बैक्टीरिया नहीं मर रहे हैं, बैक्टीरिया तो कहीं और भी पैदा हो जाएंगे, एक्चुअली फाइनली आप मर रहे हैं, आपको मारने की साजिश है। तो पहले तो इनसे बचना है। इनसे नहीं बचेंगे तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी, और जब वो पूरी तरह बिगड़ जाएगी तो जाके बहुत सारी बीमारियां, स्टमक से जुड़ी हुई बीमारियां आएंगी, चाहे वो लूज मोशन हो, चाहे कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे आईबीएस हो, चाहे वो अल्सर हो, चाहे वो स्टमक का कैंसर हो। तो जितनी सारी स्टमक की एलिमेंट है, जितनी सारी स्टमक की बीमारियों का नाम आपने जिंदगी में सुना है, वो बीमारियों के पीछे की जो थ्योरी है, वो थ्योरी मैंने अभी आपको बता दिया कि एक 1.4 kg का जो आपका ब्रेन है, सेकेंड ब्रेन जो बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया है, वही उस सब कुछ चलाता है। उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने की टूल ये है, या फिर जब आप रिफाइंड फूड खाते हैं, ब्रेड वगैरह या एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह लेते हैं, तो भी वो बिगड़ जाता है, और बिगड़ते ही फिर वो आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है, एक सिंपल बात याद रखिए कि सीरोटोनिन जो ब्रेन का हार्मोन है, जिसके कम होने से ऑटिज्म है, ब्रेन डिसऑर्डर, इंसोम्निया है, डिप्रेशन सब हो जाता है, वो 80% जो है वो पेट में बनती है, 80% तक पेट में बनती है। लेकिन 80% पेट वाला बैक्टीरिया तभी बनाएगा ना जब वो होगा, या उस रेशियो में होगा, जो उस रेशियो में वो स्किल्ड लेबर होंगे जिस रेशियो में आपको चाहिए, राइट। तो जो डिप्रेशन के जो पेशेंट है वो भी पेट की बीमारी के पेशेंट है, जो इंसोम्निया के पेशेंट है, ब्रेन डिसऑर्डर के पेशेंट है, ऑटिज्म के पेशेंट है। ऑटिज्म में आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी खाना आप देखिए, पैदा होते उन्हें फॉर्मूला मिल्क में डाल दिया जाता है, और फिर उनको बोलते हैं ये मेरा बच्चा ऑटिज्म में कैसे हो गया, हम तो उनका ध्यान रख रहे हैं। आप ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उनका दुश्मन बन के ध्यान रख रहे हैं, राइट। तो जो ब्रेन की डिसऑर्डर है वो 80% टाइम इट इज गट बैक्टीरिया है, वो स्टमक से इन्फ्लुएंस्ड है, स्टमक से ही ट्रिगर्ड है, राइट। तो ये, और अब एक आखिरी स्लाइड की होता क्या है, फिर मैं सीधे सोल्यूशन पे आऊंगा कि करना क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए, ये आपकी स्टमक की लाइनिंग है, स्टमक का इनर लेयर है, स्टमक के ऊपर जो खाना रहता है, और ये सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं, राइट, माइक्रोब जिसे बोलते हैं, और ये मिलियंस एंड बिलियंस फॉर्म में होते हैं, और इसके नीचे ये इम्यूनिटी है, राइट। तो हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो ये स्किन के स्टमक के लेयर के माध्यम से लगातार, लिटरली, ध्यान रखिए मेरे वर्ड, लिटरली बैक्टीरिया से बातचीत करते हैं, स्टमक के बैक्टीरिया से बातचीत करते हैं। हाँ भाई साहब क्या हाल है, तो बैक्टीरिया बाहर का हाल बताता है कि अब मेरे पास क्या खाना है, अब बॉडी में कोई वायरस आ गया कि नहीं, अब बॉडी को कोई चैलेंज है कि नहीं, बॉडी बीमार है कि नहीं। मतलब पूरे बॉडी का जो हाल है वो डेंड्रिटिक सेल के माध्यम से इम्यून सेल्स को ये जो बैक्टीरिया है, ये जो माइक्रोब है, बताते हैं। उसके हिसाब से ये जो सोल्जर्स हैं बॉडी के अंदर, वो अकॉर्डिंगली सोचते हैं कि हम कौन सा एंटीबॉडीज बनाएं ताकि हम दुश्मन से लड़ पाए। तो दुश्मन है कि नहीं पूरे बॉडी में, दुश्मन का कोई चांस है कि नहीं, ये सारा जो सिग्नलिंग है वो सिग्नलिंग भी काम है वो 1.4 kg बैक्टीरिया का, इसीलिए उसे सेकंड ब्रेन बोलते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया है वो आपकी इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करता है। तो आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि वो जो 1.4 kg बैक्टीरिया है उसे डिस्टर्ब ना होने दें, उसे जो चीज पसंद नहीं है वो चीज ना करें। तो अब हम बात करते हैं जिसके लिए आज इकट्ठे हुए हैं, दैट इज 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल। अगर आपको स्टमक की कोई भी बीमारी है, वो कोई भी बीमारी है, राइट, वो आईबीएस है,
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, वो स्टमक एक है, एक्यूट या सीवियर स्टमक एक है, वो डायरिया है, लूज मोशन है, वो वॉमिटिंग है, वो इंडाइजेशन है, वो एसिडिटी है, वो कॉन्स्टिपेशन है, वो पाइल्स है, वो अल्सर है, वो कैंसर है। कोई भी बीमारी स्टमक की है, राइट, तो हम करें क्या? आपको करना है 3 स्टेप प्रोटोकॉल। सो 3 स्टेप प्रोटोकॉल क्या है, अगले 3 मिनट में बताने वाला हूं आपको अभी, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। तो पहला स्टेप, जैसे ही आपको स्टमक से जुड़ा हुआ कोई भी दिक्कत आए, वो दर्द हो सकता है, वो लूज मोशन हो सकता है, वो वॉमिटिंग हो सकती है, वो डायरिया हो सकता है, वो एक्यूट पेन हो सकता है, वो सीवियर पेन हो सकता है, वो ऐसा पेन हो सकता है जो लगता है कि चेस्ट की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, तो मान लीजिए वो चेस्ट का ना होकर स्टमक का ही है। कोई भी स्टमक से जुड़ा हुआ जब भी कोई पहला सिम्टम आए तो क्या करना है, 3 स्टेप लेने, उनमें से पहला स्टेप है 3 स्टेप प्रोटोकॉल का पहला स्टेप। ये पूरी तरह ठीक होने के लिए 1 दिन से 2 दिन लगते हैं। पहला स्टेप क्या है कि स्टॉप ईटिंग एंड स्टॉप ड्रिंकिंग। ये हम अपने नाइस एक्सपर्ट को अक्सर बताते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लिंकन यूनिवर्सिटी से हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं न्यूट्रिशन, उनको पता है पहला स्टेप कि जैसे ही पहला सिम्टम आए कि खाना पीना छोड़ दो, सिर्फ आपको नारियल पानी पीना है। और नारियल पानी कितना पीना है ये डिपेंड करता है कितनी बार आपको टॉयलेट जाना। अगर तो डायरिया है तो बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है। अगर डायरिया से कनेक्ट करते हैं, इसको लूज मोशन से कनेक्ट करते हैं, अगर पेट में डिस्कम्फर्ट या लूज मोशन भी है, उतने ग्लासेस आपको कोकोनट वाटर लेना है। बड़ा आदमी है तो 250 ml एक बार में, और छोटा आदमी है तो, छोटा बच्चा है तो 10 साल से कम तो 100 ml लेना है। लेकिन नॉर्मली अगर लूज मोशन नहीं है, पेट वैसे ठीक है, लेकिन बहुत एक्यूट पेन है, तो ऐसे में 2 ग्लास नारियल पानी लेना है। और उसके अलावा अगर भूख लगती है, सॉरी प्यास लगती है, तो आपको नॉर्मल पानी पीना है जितना प्यास लगने से होता है, और कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि जैसे ही पहला सिम्टम आए तो आपको ये करना है, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि नारियल पानी लेना है, लेकिन नारियल पानी लेने के नियम क्या है वो बता दिया। ये हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप तब लेना है जब अगर पेट में दर्द है या डिस्कम्फर्ट है, दर्द है, स्पैज्म है, तो ऐसे में दूसरा स्टेप लेना है। सिर्फ लूज मोशन है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, तो ऐसे में सिर्फ पहले स्टेप तक ही आपको रुक जाना है। या कॉन्स्टिपेशन है, कुछ भी, और अगर दर्द भी इन्वॉल्व है, अगर दर्द या डिस्कम्फर्ट भी इन्वॉल्व है, एसिडिटी भी इन्वॉल्व है, डिस्कम्फर्ट एंड पेन अगर ये इन्वॉल्व है, देन आपको लेना है द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप आप देखिए बहुत ही सिंपल है। ये आपको लेना है अदरक, अदरक लेना है। आप देखिए बड़ा ही सिंपल, इतना अदरक जो आप देख रहे हैं, इतने अदरक को अगर आप कूटेंगे, और कूटने के लिए आपके घर में हॉस्पिटल बनाइए कूटने के लिए, ये आप मोटर लेंगे और 5 मिनट कूटेंगे, तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा। और ऐसा बनने के बाद आप, ये एक और औजार है, ये आपका हॉस्पिटल बनने के औजार हैं। इससे जब आप स्क्वीज करेंगे तो करीब इतना 1 चम्मच अदरक का जूस बन जाएगा, राइट। प्लस पुदीने का जूस, वो भी आप देखिए इतना पुदीना आप लेंगे, और 5 मिनट तक अगर उसको कूटेंगे उसी मोटर से, कूटने वाले यंत्र से, और ऐसा हो जाएगा। और ऐसा होने के बाद अब अगर आप इस औजार से अगर उसको स्क्वीज करेंगे तो जो जूस निकलेगा वो 1 चम्मच निकलेगा, वो इतना निकलेगा, राइट। ऐसे तो 1 चम्मच दोनों को मिला दिया, और 50 ml, देखिए एक और टूल है आपके हॉस्पिटल का, राइट। 50 इतने पानी में डालेंगे, और डाल के आप उसको सिप सिप करके धीरे धीरे जैसे चाय पीते हैं उसको पी लेंगे, राइट। तो ये है आपका नुस्खा। पेड़ है जो मैंने अपने ऑफिस में लगाया हुआ है, यही ले लिया, क्योंकि इससे क्या होगा, ताजा ताजा पत्ते निकाल के जब आप करेंगे ना तो उसका असर 2 गुना ज्यादा होगा रादर देन कि आप दुकान से खरीद के लाए। तो ताजा पत्ता निकाला, उसको कूटा और उसको किया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को आपको ध्यान रखना है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होगी और ऐसा करके आपको पीना है। और पीने के बाद अब आता है थर्ड स्टेप। ये स्टेप क्यों लेना है? ये स्टेप इसलिए लेना है क्योंकि आपको पेट में दर्द हो रहा है। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, कोल्ड कंप्रेस। ये पेट में दर्द के लिए है, कोल्ड कंप्रेस फॉर 20 मिनट्स। कोल्ड कंप्रेस क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है
एक टॉवल लेना है, उसको फोल्ड करना है इस तरह से कि उसका जो विड्थ है वो 1 मीटर का हो जाए। अब ये टॉवल मैंने ले लिया और टॉवल को इतना फोल्ड कर दिया कि वो 1 मीटर, ये जो 1 इंच इसका विड्थ हो गया, विड्थ ना, और इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच हो, इसकी चौड़ाई है वो 7 इंच हो। अब इसको लेके आइस कोल्ड बर्फ के पानी में डाल देना है, और डालने के बाद जब पूरा सोक कर लेगा तो इसको उठाना है, इसको निचोड़ना अच्छी तरह से, निचोड़ना, जितना निचोड़ पाओ, इसमें पानी पिपी रह जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, स्टमक, पेट के ऊपर ऐसे रख देना है, पेट के ऊपर ऐसे लगा देना। वो आदमी लेटा होगा, उसको तो दर्द हो रहा है, ऐसे लगा के रखेंगे 3 मिनट तक। 3 मिनट लगाने के बाद क्या करना है, इसको उल्टी साइड में कर देना है, फिर 3 मिनट और लगाना है, 6 मिनट हो गए। और 6 मिनट के बाद इसको दोबारा पानी में डुबो देना है, या फिर पहले से ही पानी में एक और इस तरह का टॉवल डूबा हुआ होगा, उसको निचला हुआ होगा, फटाक से उसको यहाँ पे लगा देना है। ऐसे करके करीब 18 से 20 मिनट का ये पूरा प्रोटोकॉल करना है। इसमें चांसेस है कि उसको 50% आराम मिल जाना चाहिए ये तीनों स्टेप करने के बाद। और अगर आराम नहीं मिलता है, राइट, तो आप देखिए यहाँ पे उसको आराम नहीं कर मिलता तो 1 घंटे बाद दोबारा से स्टेप 2 और स्टेप 3 रिपीट करना है। यानी कि 1 घंटा हो गया, अब भी आराम नहीं मिला, तो चलो इसको दोबारा से करना है, राइट। और इसके बाद आपको फिर ये स्टेप 3 भी दोबारा से करना है। और कितने बार करना है, 3 बार बस, एक दिन में 3 बार ही अलाउड है, 3 बार करेंगे तो इफेक्ट आ जाएगा, नहीं तो फिर 1 दिन बाद दोबारा से। तो ये 24 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, सिर्फ कोकोनट वाटर, वो फर्स्ट स्टेप के हिसाब से। और 3 घंटे के लिए जो मैंने अभी प्रोटोकॉल किया ये करना है। तब भी आराम नहीं मिला 24 घंटे में, तो यही चीज एक बार और रिपीट करेंगे 48 आवर्स, राइट। तो मैंने देखा है फॉर 95% ऑफ पेशेंट विद इन 48 आवर्स दे गेट रिलीफ। तो अगर कई बार एक्सट्रीम केसेस होती हैं जहाँ पे इट मे टेक लॉन्गर टाइम, लेकिन फिर उसका कुछ और कारण निकलेगा, जो कि कारण इस अभी कभी एडवांस ट्रेनिंग जो लोग करते हैं उनको मैं बताता हूँ, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगी, उसमें डिटेल में जाना पड़ेगा, फिर लंबी चौड़ी बात। लेकिन 95% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट बाय टेकिंग दीज 3 स्टेप। इट इज कॉल्ड 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल। ये है 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल।